आर्थिक बेटा जल्दी से खाना खा लो, रीत आर्थिक के पीछे पीछे भागती हुई बोली। आर्थिक रीत के आगे भागता हुआ बोला, नहीं मम्मा मुझको खाना नहीं खाना है। रीत आर्थिक को पकड़ते हुए बोली, चुपचाप खाना खा लो आर्थिक। आर्थिक ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं मम्मा मुझको आइसक्रीम खानी है। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ दिन पहले ही आपकी तबीयत ठीक हुई है और आपको अब आइसक्रीम खानी है, रीत खाने की थाली को लेते हुए बोली। आर्थिक तेज तेज से ना में सर हिला दिया। रीत अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर आपने पूरा खाना खा लिया तो मैं सोचूंगी आइसक्रीम के लिए। आर्थिक रीत की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची मम्मा? रीत हाँ में सर हिलाते हुए बोली, सच्ची बेटा, अब तो खाना खा लो। आर्थिक बोला, ओके मम्मा। रीत आर्थिक को देखते हुए मन ही मन बोली, इसका चेहरा किसी से तो मिलता है, पर किससे याद क्यों नहीं आ रहा है। रीत अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से वो बोली, हाँ आर्थिक का चेहरा रणविजय सर से मिलता है, पर यह कैसे हो सकता है। वैसा ही चेहरा मनमोहन, आकर्षक और बातें भी वैसी ही करता है। 1 महीना हो गया है मिस्टर रनावत के साथ काम करते हुए। इतना तो जान गई हूँ उनके बारे में, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। ये दोनों तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मिस्टर रनावत तो कभी आर्थिक से मिले भी नहीं हैं, तो ये कैसे हो सकता है। रीत अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसको आर्थिक की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी, जो कितनी देर से उसे पुकारा रहा था। आर्थिक रीत को हिलाते हुए बोला, मम्मा मम्मा कहाँ खो गई, उठो मम्मा मम्मा। आर्थिक के ऐसे हिलाने से रीत होश में आते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा क्या हुआ। आर्थिक बोला, मम्मा आपको क्या हो गया था, मैं कब से आपको पुकार रहा था। रीत आर्थिक के गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से उससे बोली, अपनी मम्मा को माफ कर दो बेटा, मैं कुछ सोचने लगी थी। अच्छा बताओ क्या हुआ आपको। आर्थिक अपने हाथ की एक उंगली को दरवाजे की तरफ करते हुए बोला, मम्मा कोई बाहर आया है, बहुत देर से कोई दरवाजे की बेल बजा रहा है। आर्थिक की बात सुनकर रीत हैरानी से दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और धीरे से बोली, इस वक्त कौन होगा, अच्छा चलो देखते हैं। रीत आर्थिक का हाथ पकड़ते हुए दरवाजे तक गई और डरते हुए दरवाजा खोला। उसकी नज़र सामने खड़े 29-30 की उम्र के एक मस्कुला बोरी वाला स्मार्ट लड़के पर गई। उस लड़के को देखते ही रीत के खुशी से खिलखिलाते हुए बोली, भैया। रीत खुशी से अपने भाई के गले लग गई जाके। प्रवीण आर्थिक गोदी में उठाकर बोला, कैसे हो तुम दोनों। आर्थिक प्यारा सा मुंह बनाकर बोला, मामा जी मम्मा मुझको आइसक्रीम नहीं खाने दे रही हैं। रीत आर्थिक को आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छा बच्चों, मामा के आते ही मम्मा की कंप्लेन करने लगे। प्रवीण आर्थिक के गाल पर किस करते हुए बोला, अच्छा क्यों रीत, मेरे आर्थिक को आइसक्रीम क्यों नहीं खाने दे रही हो। रीत बोली, अरे कुछ नहीं भैया, इन महाराज को कुछ दिन पहले ही बुखार आया था और जुखाम भी था, अभी कल ही ठीक हुए हैं। और डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ कहा था कि कुछ दिन तक इसे ठंडा कुछ भी ना देना और इन्हें आइसक्रीम चाहिए आज। प्रवीण आर्थिक की तरफ देखता हुआ बोला, ये तो गलत बात है, आपको अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए। पहले आप ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, ओके तब तक आप ये चॉकलेट खाओ। आर्थिक खुश होता हुआ बोला, ओके मामू आप बहुत अच्छे हो, और मम्मा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप बहुत बुरी हो कथी कथ कथ। आर्थिक अपने हाथ के अंगूठे को अपने चेहरे की हुंडी तक लाकर बोला। प्रवीण आर्थिक को ऐसा करते देखकर जोर जोर से हंसने लगा। रीत गुस्से में बोली, भैया ये बहुत शैतान हो गया है, इससे तो मैं बताती हूँ, इधर आओ तुम जरा। आर्थिक प्रवीण की गोदी से उतरकर अपने रूम में भाग गया। रीत, कहाँ भाग रहे हो, यहाँ आओ बताती हूँ तुम्हें। रीत प्रवीण की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, आइए भैया बैठिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। प्रवीण रीत हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे बेटू तू परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ, बस मेरे पास बैठो। रीत मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं खाओगे भैया, अपनी बहन के घर आए हो, भूखा थोड़ी रहने दूंगी, मैं बस अभी आया, आप बैठिए। रीत नाश्ता लेने किचन में चली गई थी। प्रवीण की नज़र दीवार लगी पर लगी तस्वीरों पर गई। कुछ फोटो आर्थिक के बचपन की थी, कुछ रीत और आर्थिक की साथ में थी, और कुछ अभी की थी। रीत किचन से नाश्ता टेबल पर रखते हुए बोली, क्या देख रही हो भाई। प्रवीण रीत की आवाज़ सुनकर होश में आता हुआ बोला, कुछ नहीं बस फोटो देख रहा था। रीत प्रवीण को चाय देती हुई बोली, भैया आपका काम कैसा चल रहा है। प्रवीण चाय का कप लेते हुए बोला,
मैं ठीक हूँ बेटू, और काम भी अच्छा चल रहा है। प्रवीण चाय के कप को टेबल पर रखते हुए बोला, तू ठीक तो है बेटू? रीत प्रवीण के सवाल से हैरान होते हुए बोली, हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है, मुझे तो नई कंपनी में जॉब भी मिल गई है। प्रवीण, अच्छा, कौन सी कंपनी में जॉब मिली है? रीत, वो रॉयल राजपूताना के एमडी रणविजय सिंह राणावत की सेक्रेटरी के तौर पर मुझे जॉब मिली है। प्रवीण, बेटू मैंने सुना है, वो रणविजय सिंह राणावत बहुत गुस्सैल किस्म का इंसान है। बेटू तो कैसे उसके साथ काम कर पाएगी? रीत, भाई मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं यहाँ जिस मकसद से वापस आई हूँ, उसके लिए मुझे कहीं तो कुछ ना कुछ करना होगा। प्रवीण ने रीत से ज्यादा कुछ पूछना जरूरी नहीं समझ, वो जानता है उसकी बहन बहुत समझदार है, वो जो करेगी सोच समझ कर करेगी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा, फिर प्रवीण ने ही बात शुरू की। प्रवीण, बेटू तुझसे एक बात पूछनी थी। रीत प्रवीण की तरफ देखते हुए बोली, हाँ भाई पूछो। प्रवीण, इन दीवार पर तेरी और आर्थिक की ही तस्वीरें लगी, कहीं भी कर्ण की नहीं लगी हैं, और ना ही उसकी। रीत समझ गई थी कि प्रवीण किसकी बात कर रहा है। रीत उदास स्वर में बोली, वो इसलिए भाई क्योंकि मैं कर्ण को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जब भी उस रात को याद करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वो बस कल की ही बात हो जब मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया था। प्रवीण रीत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुझे अभी वो सब याद आता है? बेटू, पर उस हादसे को हुए 3 साल हो गए हैं, भूल क्यों नहीं जाती वो सब तू? रीत प्रवीण की तरफ हैरानी से बोली, भूल जाओ? कैसे भूल जाओ भैया? रीत खड़ी हो गई और खिड़की पास आकर बोली, मैं कभी वो एक्सीडेंट नहीं भूल सकती भैया। उस हादसे ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मेरा पति, मेरा बच्चा, सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली उस रात के एक्सीडेंट ने। इतना बोलकर रीत जोर जोर से रोने लगी। प्रवीण के भी आंसू निकल आए थे। वो अपने आंसू पोंछ कर बोला, भगवान ने तेरा सब कुछ छीन लिया, उसके बदले तुझे आर्थिक दे दिया। रीत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ भैया, मेरे साथ इतना अन्याय करने बाद भगवान को मुझ पर शायद तरस आ गया था, इसलिए उसने मेरी गोद में आर्थिक को डाल दिया। पर भैया, आप भूल रहे हैं, आर्थिक भी किसी और की अमानत है। उसी को तो वापस देने मैं फिर से इस शहर में आई हूँ, जहाँ मैंने और कर्ण ने साथ मिलकर कितने सपने सजाए थे। प्रवीण कुछ याद करते हुए बोला, पापा तो हमें तेरी शादी के कुछ महीने बाद ही छोड़कर चले गए थे, और जब तेरे साथ वो हादसा हुआ और कर्ण और तेरा बच्चे की मौत की खबर आई तो उस गम ने हमसे हमारी माँ को भी छीन लिया। रीत बाहर की तरफ देखते हुए बोली, भगवान का इतने में भी मन नहीं भरा तो उन्होंने मेरे पिता समान ससुर को भी मुझसे छीन लिया। रीत कुछ देर वैसे बाहर देखती रही, फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए प्रवीण के पास आके बैठती हुई बोली, अच्छा, बहुत हुई पुरानी बातें। भैया, अब ये आंसू पोंछ लो, वरना उस शैतान ने आपके आंखों में आंसू देख लिया तो मुझसे कहेगा कि आपने मेरे मामू को कैसे रुलाया। आपका लाडला जो है, मुझे ही डांटेगा। रीत की बात सुनकर प्रवीण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रीत मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ये बताओ भाई, आप शादी कब करोगे? आखिर कब तक आप अकेले रहोगे? प्रवीण रीत की बात को काटते हुए बोला, बेटू तू फिर शुरू हो गई। मैंने कहा था ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। रीत हैरानी से बोली, तो फिर कब करना चाहते हो भाई आप? प्रवीण गंभीर स्वर में बोला, जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लेता जिसने मेरी बहन का जीवन बर्बाद किया है, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। राणावत मेंशन मिस्टर सक्सेना, ऐसी कौन सी बात है जो आप कल सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर पाए और इतनी रात को आपको मुझे फोन करना पड़ रहा है? रणविजय गुस्से में मिस्टर सक्सेना से फोन पर बोला, मिस्टर सक्सेना, मैं माफी चाहता हूँ सर, पर बहुत जरूरी बात है जो मुझे आपको अभी बताना जरूरी था। रणविजय गंभीर स्वर में बोला, ठीक है बोलिए। मिस्टर सक्सेना हिचकिचाते हुए बोले, सर मुझे आपसे वो बोलना था। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। रणविजय गुस्से में बोला, मिस्टर सक्सेना जो बात है साफ साफ बोलिए, ये वो मैं क्या मत करिए मुझसे। मिस्टर सक्सेना हिकलाते हुए बोले, सर वो मिस आशिया। आशिया का नाम सुनते ही रणविजय उत्साहित होते हुए बोला, आशिया क्या मिस्टर सक्सेना? मिस्टर सक्सेना डरते डरते बोले, सर वो मिस आशिया ने कुछ साल पहले ही किसी फॉरेन के साथ शादी करके विदेश चली गई थी। मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर रणविजय के तो पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। रणविजय दीवार पर फोन पटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो आशिया। माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रणविजय नाश्ता करते हुए सिमरन जी से बोला।
रणविजय की बात सुनकर सिमरन जी और रणधीर जी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। सिमरन जी रणविजय की तरफ हैरानी से देखती हुई बोली, पर अचानक से आपको क्या हो गया रणविजय, कल तक तो आप शादी करने से मना कर रहे थे। रणविजय अपने सर को नीचे की तरफ नाश्ता करते हुए बोला, मुझे क्या होगा माँ, आप सब चाहते हो कि मैं शादी कर लूं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, तो मैं आप सबके लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। रणविजय की बातें सुनकर सब बहुत खुश थे। सिमरन जी खुशी से रणविजय को गले लगाते हुए बोली, मैं आपके लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, जो आपको बहुत प्यार करे और आपको खुश रखे। सिमरन जी हंसती हुई रणधीर जी से बोली, देखा जी, मैं कहती थी ना, भगवान हमारे साथ इतना कठोर नहीं हो सकता है, उसने हमारी आखिरकार सुन ही ली। कुंती जी जो मंदिर से पूजा करके आ रही थी, वो उनके पास आते हुए बोली, क्या हुआ बहू, इतनी खुश क्यों हो, क्या हमारे रणविजय ने शादी के लिए हाँ बोल दी क्या? सिमरन जी खुशी से झूमती हुई उनके गले लगाते हुए बोली, जी हाँ मम्मी जी, आपने सही सोचा है, आपके पोते ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। मम्मी जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताऊं कि मेरी बहू आने वाली है। रणधीर जी रणविजय के पास आके बोले, थैंक यू बेटा। रणविजय हैरानी से बोला, थैंक यू क्यों पापा? रणधीर जी रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आपने आज हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है रणविजय। वो सिमरन जी की तरफ देखते हुए बोले, आज आपकी माँ बहुत खुश है बेटा, थैंक यू सो मच रणविजय। रणधीर जी उसके कंधे को थपथपा कर चले गए। रणविजय से अब ये नौटंकी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कार में बैठकर रणविजय खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन में कहा, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ तो रहा हूँ, पर मैं अपने दिल से हारा हूँ आशियाँ जिसमें सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। वहाँ कैसे आगे बढ़ूंगा मैं अपने गुस्से के कारण ये शादी करने को तैयार हुआ हूँ, पर ये दिल तो अभी तुम ही से प्यार करता है। आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ आशिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और अब से मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगा। तुम जहाँ रहो खुश रहो, पर मैं तुमसे चाहे जितनी कोशिश कर लूँ नफरत करने की, पर ये मेरा दिल ही जानता है कि ये दिल सिर्फ तुम्हारा है। सर आपने मुझे बुलाया, रीत रणविजय के सामने खड़ी होती हुई बोली। रणविजय सर झुकाए अपनी फाइल को पढ़ते हुए बोला, हाँ मिस शर्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रीत सर को झुकाए ही बोली, जी सर बोलिए। रणविजय गंभीर आवाज में बोला, हमें कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। वहाँ हमें अपनी नई रेस्टोरेंट के लिए शेयर होल्डर की मीटिंग रखी है। वहाँ हम अपना नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इसी कारण हमें आज रात को ही ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट लेनी होगी। तो आप अपनी और मेरी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करा लीजिए। रीत हैरानी से बोली, क्या आज रात को ही जाना जरूरी है सर? हम कल सुबह भी तो जा सकते हैं। रणविजय गुस्से से रीत की तरफ देखते हुए बोला, आपसे जितना काम कहा जाए आप उतना काम किया कीजिए। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब क्या करना है और क्या नहीं। आई यू अंडरस्टैंड? रीत डरते हुए सर हाँ में हिलाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं अभी करती हूँ। रणविजय फिर से फाइल ध्यान लगाते हुए बोला, ऑफ नाउ, गो डू द वर्क। रीत जाने मुड़ी तो पीछे से रणविजय ने आवाज देते हुए बोला, मिस शर्मा। रीत रणविजय की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ती हुई बोली, यस सर। रणविजय फाइल्स में सिग्नेचर करते हुए बोला, मिस शर्मा मैंने अपने घर पर कॉल कर दिया है, वो मेरा लगेज तैयार कर देंगे। आपको बस मेरे घर जाके मेरा लगेज लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट लेकर आना है। और हाँ, जब आप मेरे घर जा ही रही हैं तो रास्ते से अपना भी लगेज ले लीजिएगा। ओक दैट्स क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ओक नाउ गो। रीत डरते हुए बोली, सर मुझे आपसे एक कुछ पूछना था। रणविजय रीत की तरफ घूरते हुए बोला, पूछिए मिस शर्मा। रीत घबराती हुई बोली, सर वो हम ऑस्ट्रेलिया कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? वो मेरा मतलब है कि मुझे घर पर भी तो बताना होगा, इसलिए पूछा। रणविजय अपना काम करते हुए बोला, आई थिंक मिस शर्मा 1 वीक। रीत हैरानी से बोली, व्हाट 1 वीक? रणविजय घूरते हुए बोला, व्हाई आर यू एनी प्रॉब्लम मिस शर्मा? रीत ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणविजय अपना काम करते हुए बोला, गुड ऑफ गो डू योर वर्क। रानावत मेंशन। रीत रानावत मेंशन को आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर से देख रही थी। वो धीरे से कुछ बुदबुदाई और मेंशन के अंदर चली गई। रीत ने घर के डोर बेल को बजाया। डोर खोलते ही सामने कुछ 60 साल के बुजुर्ग आदमी खड़ा था। कपड़ों से वो घर के कर्मचारी लग रहे थे। बाल सफेद, गालों पर झुर्रियां, धोती कुर्ता और कंधे पर अंगोछा डाले वो रीत को देख रहे थे। रीत मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, जी नमस्ते। वो कर्मचारी जिनका नाम रामू था और घर पर सब उनको रामू काका बुलाते थे,
वो मुस्कराते हुए बोले, नमस्ते बिटिया, आपको किससे मिलना है? रीत, वो मैं रणविजय सर की सेक्रेटरी हूँ। मुझे रणविजय सर ने भेजा है उनका लगेज लेने के लिए। रामू काका कुछ बोलने जा रहे थे, तभी उनके पीछे से किसी ने उनको आवाज दी, कौन है रामू काका? रामू काका पीछे मुड़ते हुए बोले, छोटे मालिक के ऑफिस से कोई लड़की आई है। कुंती जी हैरान होती हुई बोली, रणविजय के ऑफिस से लड़की आई है, वो भी घर पर? वो कुछ सोचने के बाद बोली, तो क्या आप उसे बाहर खड़ा रखेंगे? अंदर ले आओ। रामू काका ने हाँ में सर हिला दिया और रीत को अंदर ले आए। रीत पूरे घर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से देख रही थी। सामने जीने थे जो कुछ इस तरह से थे कि ऊपर से दाएं तरफ से जीने निकले थे, फिर उसी के सामने बाएं तरफ से भी जीने निकले थे, फिर वो दोनों जीने एक में मिलकर सीधे नीचे की तरफ आते थे। उसी के सामने बड़ा सा होल था जिसके बीचों बीच तुलसी जी लगी हुई थी और किनारे से कमरे निकले हुए थे। उसके आगे एक और होल था जहां सोफा पड़े हुए थे, वहीं पर कुंती जी बैठी अखबार पढ़ रही थी। रीत दरवाजे के पास खड़ी होकर पूरे घर को देख रही थी। रामू काका ने उसे ऐसे खोए हुए देखते हुए बोले, कहाँ खो गई बिटिया, आओ। रीत उनकी बात सुनकर होश में आते हुए हाँ में सर हिला दिया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। रामू काका रीत को कुंती जी के पास लाके खांडा करते हुए बोले, बड़ी मालकिन, ये बिटिया छोटे मालिक के ऑफिस से आई हैं, बोल रही है कि इनको छोटे मालिक ने भेजा है। कुंती जी अखबार पढ़ते हुए गंभीर आवाज में बोली, हाँ मुझे पता है, रणविजय ने बहू को फोन करके बताया था कि उसकी सेक्रेटरी आने वाली है उसका लगेज लेने। रामू काका आप जाके बहू रानी से बोल दीजिए जाके कि वो रणविजय का लगेज तैयार कर दे और इनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कीजिए जाके। रामू काका ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चले गए। कुंती जी अखबार को रखते हुए बोली, बैठ जाओ बेटा। रीत घबराती हुई बोली, जी धन्यवाद। कुंती जी गंभीर आवाज में बोली, आपका नाम क्या है? रीत बैठते हुए बोली, जी रीत शर्मा। कुंती जी रीत का नाम सुनते ही उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, आप तो वही है ना जो कुछ महीने पहले मुझे मंदिर में मिली थी, क्या आप मुझे भूल गई? रीत कुछ याद करते हुए बोली, जी नहीं मैं नहीं भूली हूँ, याद है मुझे, हमें नहीं पता था कि आप रणविजय सर की दादी होंगी। कुंती जी हंसते हुए बोली, हमें भी कहाँ पता था कि आप रणविजय की सेक्रेटरी होगी। कुछ देर बात करने के बाद सिमरन जी रणविजय का लगेज लेकर आती हैं। रीत उन दोनों को नमस्ते करती हैं और फिर लगेज लेकर चली जाती हैं। कुंती जी सिमरन जी से बोलती हैं, कितनी अच्छी लड़की है ना? सिमरन जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ बहुत अच्छी लड़की है। कुंती जी कुछ बोलने जा रही होती हैं कि तभी सिमरन जी हंसते हुए बोलती हैं, आपको पता है मान जी हमने रणविजय के लिए लड़की ढूंढ ली है। कुंती जी हैरान होती हुई बोली, क्या, कौन है? सिमरन जी खिलखिलाते हुए बोली, हमारी दोस्त की लड़की है। कुंती जी सिमरन जी को हैरानी से देखते हुए बोली, दोस्त की लड़की? कौन से दोस्त की लड़की है? सिमरन जी बोली, अरे हमारी दिल्ली वाली सहेली नहीं है, उसकी बेटी टिया, आप तो उसे जानती भी है, पिछली बार घर पर पार्टी थी तब आए भी थी, मुझे तो वो पहले से ही पसंद थी, पर रणविजय की जिद के कारण मैं कुछ बोली नहीं, पर जब अब रणविजय ने शादी के लिए हाँ बोल दी है तो मैं टिया को ही अपनी बहू बनाऊंगी। इतना बोलकर सिमरन जी खिलखिलाते हुए वहां से चली गई। कुंती जी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मेरे रणविजय के लिए वो असंस्कारी लड़की जिसको ना कपड़े पहनने का ढंग है ना ही बात करने का, ये बहू को उसमें पता नहीं क्या अच्छा लग गया है। यार साक्षी मुझे तेरी मदद चाहिए। रीत रिक्शे में बैठी अपनी दोस्त साक्षी से फोन पर बात करते हुए बोली। साक्षी बोली, हाँ बोल मेरी जान तुझे कैसी मदद चाहिए मुझसे? रीत परेशान होती हुई बोली, यार मैं एक हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए, तब तक तू आर्थिक का ख्याल रख सकती हैं। साक्षी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, तू बेफिक्र होकर जा, मैं आर्थिक का अच्छे से ख्याल रखूंगी। रीत मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू यार। साक्षी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, यार दोस्त भी बोलती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ, जाओ मैं बात नहीं करूंगी। रीत हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा अब नहीं बोलूंगी, खुश। अच्छा सुन आज रात को ही निकल रही हूँ, तो तू आर्थिक को लेने स्कूल चली जाना। साक्षी हैरान होती हुई बोली, तो तू क्या आर्थिक से मिलकर नहीं जाएगी? रीत उदास होते हुए बोली, नहीं यार अगर मैं आर्थिक से मिली तो मैं जा नहीं पाऊंगी, इसलिए उससे बिना मिले जाना होगा मुझे। रीत बोली, चल यार मैं फोन रखती हूँ क्योंकि एयरपोर्ट आ गया है। साक्षी हंसते हुए बोली, ओके बाय हैप्पी जर्नी मेरी जान।
रीत हंसते हुए बोली, चल बाय बाय। मुंबई आपने जैसा कहा था मैंने रणविजय सर को वैसा ही कहा है कि मिस आशिया ने किसी फोन से शादी करके यहाँ से चली गई हैं। मिस्टर सक्सेना किसी से फोन पर बात करते हुए बोले। फोन के उस तरफ से उस व्यक्ति ने कुछ बोले जाने पर मिस्टर सक्सेना फिर बोले, आप बिल्कुल परेशान मत हुई, ये रणविजय सर को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला था। फोन के उस तरफ से उस व्यक्ति ने कुछ कहा और फोन रख दिया। मिस्टर सक्सेना ने फोन को अपने पॉकेट में रख लिया और वो भी अपने काम पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया रणविजय और रीत को आए हुए 2 दिन हो गए थे और वो दोनों बस 2 दिन से शेयर होल्डर से मीटिंग किए जा रहे थे। रणविजय का अपने होटल के लिए इतना अच्छा प्रोजेक्ट देखकर सारे शेयर होल्डर मन गए थे। अब रणविजय को इन सभी शेयर होल्डर के बॉस को अपना प्रोजेक्ट दिखाकर होटल के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर सिग्नेचर करवाने थे। शेयर होल्डर के मेन बॉस से रणविजय की मीटिंग 2 दिन बाद की रखी गई थी। रणविजय को ये 2 दिन 2 जन्मों के बराबर लग रहे थे। उसको किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया में रॉयल राजपुताना होटल खोलने का सपना पूरा करना था। रणविजय की मीटिंग होने में अभी 2 दिन बाकी थे, तो इस 2 दिन कैसे बिताया जाए, क्योंकि मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तो तैयार हैं। इसलिए रणविजय ने सोचा कि चलो ऑस्ट्रेलिया ही घूम लिया जाए। रणविजय अपने कमरे से निकला ही था कि पीछे से रीत बोली, सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा था क्योंकि कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा कि कुछ देर बाहर घूम आऊं। रणविजय ने कहा, सर क्या मैं भी चल सकती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बोर हो रही थी। रीत डरते डरते बोली, हाँ क्यों नहीं, इसमें मुझे क्या हर्ज है, चलो साथ में। रणविजय इतना बोलकर आगे निकल गया। रीत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, फिर वो जल्दी जल्दी रणविजय के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। दोनों ने अपना ऑर्डर दिया और चुपचाप बैठे रहे। न रणविजय कुछ बोल रहा था ना ही रीत कुछ बोल रही थी। कुछ देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। वो दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे, पर रीत को ऐसे चुपचाप खाना खाना अजीब लग रहा था, इसलिए उसने हिम्मत करके रणविजय से बात करने की कोशिश की। सर अगर हमारी डील उसी दिन हो गई तो हम जल्दी घर चले जाएंगे ना? रीत घबराती हुई बोली। जी मिस शर्मा, बस आप प्रार्थना कीजिए कि ये डील अच्छे से हो जाए। रणविजय फोन चालते हुए बोला। सर आपसे एक बात पूछूं? रीत डरते हुए बोली। जी मिस शर्मा पूछिए, रणविजय खाना खाते हुए बोला। सर आपके घर में कौन कौन है? रीत घबराती हुई बोली। रणविजय सर उठाकर रीत को घूरने लगा। रणविजय को अपनी तरफ ऐसे घूरता देख रीत मन ही मन घबराते हुए बोली, अब तो तू गई रीत, तू भी पागल है, तुझे क्या करना उनके घर में कोई भी हो, तुन्हें फालतू में सोए हुए शेर को जगा दिया है। रणविजय खाना खाने लगा क्योंकि आज रणविजय का मूड अच्छा था, इसलिए वो बहुत नर्म स्वर में बोला, मेरे घर में मेरे माता पिता है, दादी है और एक छोटी बहन है जो बाहर पढ़ाई कर रही हैं। रणविजय को ऐसे सहजता से बात करते हुए देखकर आज रीत हैरान थी। इन 1 महीने में रणविजय ने कभी रीत से ऐसे बात नहीं की, हमेशा गुस्से में ही बात की है। रणविजय रीत की तरफ देखते हुए बोला, मिस शर्मा आपकी फैमिली में कौन कौन है? रणविजय का ये सवाल सुनते ही रीत के चेहरे की मुस्कान चली गई, वो उदास हो गई। रीत को ऐसे उदास देखकर रणविजय हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ मिस शर्मा, मैंने कुछ गलत पूछ दिया? रीत ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं सर आपने कुछ भी गलत नहीं पूछा है। सर मेरी फैमिली में मेरे भाई और बच्चे के सिवा और कोई नहीं है। क्या बच्चा? इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है, इसका मतलब आप शादीशुदा है। रणविजय रीत को हैरानी से देखते हुए बोला, जी सर मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की मां हूं, पर मैं शादीशुदा नहीं हूं, बल्कि मैं विधवा लड़की हूं। क्या आप इतनी कम उम्र में विधवा हो गई हैं? मिस शर्मा क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप इतनी कम उम्र में विधवा कैसे हुई? रणविजय सवालिया निगाहों से रीत से बोला। रीत के आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत सफाई से अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पूरी कहानी रणविजय को सुनाने लगी, पर इस बात को छोड़कर कि आर्थिक उसका बेटा नहीं है, ये बात उसने रणविजय को नहीं बताया। आप परेशान मत हुई, ये मिस शर्मा मैं पता लगाऊंगा कि किसने वो एक्सीडेंट किया था। रणविजय रीत को दिलासा देते हुए बोला। दूसरे दिन हद करती हूँ रीत, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के पेपर्स तुम रूम में कैसे भूल गई? अच्छा हुआ रणविजय सर को कुछ पता नहीं चला, वरना तेरी आज खैर ना रहती। रीत जल्दी जल्दी चलते हुए खुदी में बड़बड़ा रही थी। उसने आज सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, जिस कारण उसके सिर में दर्द हो रही थी, इसलिए उसने अपने लिए एक कैपुचिनो ले ली थी। जल्दी में वो एक हाथ में पेपर्स की फाइल पकड़े और दूसरे हाथ में कॉफी के कप को पकड़े जल्दी होटल के अंदर चली गई। रीत अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में वक्त देखती है और जल्दी में चलते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, यार कहीं देर ना हो जाए,
अगर मीटिंग स्टार्ट हो गई होंगी और वक्त पर फाइल रणविजय सर के पास नहीं हुई तो रणविजय सर मुझे खा जाएंगे। अभी जो रणविजय सिंह राणावत अच्छे से बात कर रहे थे, फिर वो अपना असली रूप दिखाएंगे। हैं कान्हा, मुझे आज बचा लेना, रणविजय सर के गुस्से से रीत अपने में ही इतनी परेशान थी कि उसने अपने बगल में चल रहे इंसान पर ध्यान ही नहीं दिया। रीत तेज चल रही थी, इस कारण अचानक से उसका पैर मुड़ गया और वो अपने बगल में चल रहे इंसान से जा टकराई और उस इंसान के ऊपर पूरी कॉफी गिर गई और जो पेपर्स उसके हाथ में थे वो जाके जमीन पर गिर गए। व्हाट द हेल, वो इंसान अपने कोट की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, देखकर नहीं चल सकती हूँ, सर के पूरे कपड़े खराब कर दिया। अंधी होकर चल रही थी। दूसरा आदमी उस आदमी का कोट साफ करते हुए बोला। रीत ने हैरानी से उस इंसान के कपड़े की तरफ एक नज़र डाली, फिर नीचे जमीन पर पड़े पेपर्स को देखने लगी और जल्दी से नीचे बैठकर पेपर्स उठाने लगी। वो इंसान जिसके कपड़ों के ऊपर कॉफी गिरी थी, वो रीत का ऐसा बर्ताव देखकर गुस्से में अपने आदमी की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। वो इंसान घबराते हुए हाँ में सर हिलाते हुए रीत की तरफ देखते हुए बोला, अरे बड़ी बदतमीजी लड़की हो, ऊपर से गलती भी करती हूँ और माफ़ी भी नहीं मांगी जाती है। रीत ने जल्दी जल्दी सारे पेपर्स को फाइल में रख लिया और खड़ी होती हुई उस इंसान की तरफ देखने लगी। वो आदमी बहुत गुस्से में था, वो रीत पर चिल्लाने वाला था, पर जैसे उसने वो हिरनी जैसी बड़ी बड़ी घबराई हुई आंखों में देखा तो जैसे वो उनमें खो गया हो। वो आदमी रीत को देखे ही जा रहा था। वो बड़ी खूबसूरत आंखें, गुलाबी होंठ और ऊपर से वो लहराते बालों की एक लट जो रीत के गाल को छू रहे थे। रीत अपने फाइल को सही करते हुए उस इंसान की तरफ देखा। वो इंसान कुछ 29-30 साल का हैंडसम गबरू जवान आदमी था। 6 पैक्स वाली बॉडी, चौड़ी छाती और कद 6-7 इंच थी। ब्लैक कलर का 1 पीस का कोट पहने वो रीत को देख रहा था। वो घबराती हुई बोली, सॉरी सर, मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए ध्यान नहीं दिया, मैं माफ़ी चाहती। उस इंसान ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही रीत को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ है ही नहीं, कहीं और ही हो। वो मुझे माफ़ कर दीजिए, रीत अपना सर झुकाते हुए बोली। पर उस दूसरे आदमी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उस पहले आदमी ने उसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया, तो वो आदमी चुप होकर पीछे खड़ा हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं, वो आदमी बहुत नॉर्मल होकर बोला। थैंक्स सर एंड सॉरी वंस अगेन, इतना बोलकर रीत जल्दी से वहां से चली गई। वो आदमी वैसे ही चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रीत को जाते देख रहा था। वो दूसरा आदमी जो इतनी देर से ये सब देख रहा था, वो हैरानी से उस आदमी से बोला, सर आपने ऐसे ही इस लड़की को जाने क्यों दिया, और सर आप ऐसी हालत में मीटिंग कैसे करेंगे। वो आदमी घबराते हुए बोला, तुम फ़ोन करके बता दो कि मुझे देर हो जाएगी आने में और मेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करो जल्दी से जल्दी। वो बिना अपने सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बोला, यस सर, मैं अभी करता हूँ। ये मिस शर्मा मुझे बिन बताए इस वक्त कहाँ चली गई हैं, रणविजय गुस्सा होते हुए बोला। सॉरी सर, रीत अंदर आते हुए बोली, कहाँ चली गई थी मिस शर्मा, मुझे ऐसे बिन बताए जाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, कम से कम बता कर जाती, रणविजय गुस्सा होते हुए बोला। सॉरी सर, मुझे कुछ काम याद आ गया था। यहाँ कैसा काम आपको याद आ गया, आप भूल क्यों जाती हैं मिस शर्मा, हम मुंबई में नहीं हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपको यहाँ भी काम है। इट्स रियली डिस्गस्टिंग मिस शर्मा। मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, अब से ऐसा नहीं होगा। रीत इधर उधर देखते हुए बोलती हैं, सर अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। आपको क्या दिख रहा है मिस शर्मा, अगर मीटिंग शुरू हो जाती तो आप यहाँ सही सलामत खड़ी होती क्या, रणविजय ताने देने की लय में बोला। ये इंसान सही से जवाब भी नहीं दे सकता है, हद है, इस इंसान के लिए मैं भागती हुई आई हूँ और इन्हीं सब चक्करों में मेरे पैर में चोट भी लग गई, पर ये तो अपने खड़ूस वाले मूड में ही रहेगा। हैं भगवान, क्या होगा इसका। कान्हा, या तो इसको बात करना सिखा दो या तो मुझे इससे छुट्टी दिला दो, कुछ भी करो कान्हा, रीत मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली। कुछ कहा आपने मिस शर्मा, रणविजय उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्या आपने कुछ सुना क्या सर, रीत अनजान बनते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं, रणविजय फिर से अपने मोबाइल में देखता हुआ बोला। अच्छा सर, मीटिंग कब शुरू होगी, बस वो लोग आ जाए मिस शर्मा, रणविजय खड़ा होते हुए बोला। हेलो मिस्टर रणविजय सिंह राणावत, उस आदमी ने रूम के अंदर आते हुए बोला। रणविजय और रीत दोनों उसकी तरफ देखने के लिए मुंडे, जहां रणविजय खुश होता हुआ आगे बढ़कर उस आदमी से हाथ मिलाने लगा। वहीं रीत की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो घबराते हुए धीरे से बोली, ये तो वही है, ये तो वही है। रीत घबराती हुई धीरे से खुद से बोली।
अरे ये तो वही है जिनके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉफी गिराई थी। तो क्या आज इन्हीं के साथ हमारी मीटिंग है? रीत अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली। ये तूने क्या कर दिया रीत? अगर तेरी वजह से मीटिंग में कुछ भी हुआ तो ये जो इंसान है रणविजय सिंह राणावत तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तू क्या करेगी रीत? तू तो आज गई। रीत डरते हुए अपने नाखून को दांत से दबाते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी। हेलो मिस्टर रणविजय, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। वो आदमी रणविजय से हाथ मिलाते हुए बोला। कोई बात नहीं, इट्स ओके, रणविजय हाथ मिलाते हुए बोला। इनसे मिलिए, ये मेरी सेक्रेटरी मिस रीत शर्मा। रणविजय रीत की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला। मिस शर्मा, ये हैं धनुष कपूर, ये ही हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। रणविजय रीत की तरफ देखते हुए बोला। हेलो सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, रीत घबराती हुई हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। हेलो मिस रीत, नाइस टू मीट यू, धनुष मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए बोला। मिस्टर रनावत, आपकी सेक्रेटरी तो बहुत सुंदर है, धनुष मुस्कुराते हुए रीत की तरफ देखते हुए बोला। थैंक यू सर, रीत नजरें झुकाते हुए बोली। उसे धनुष का उसे ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर कपूर, अब हम मीटिंग शुरू करें, रणविजय बात को बदलते हुए बोला, क्योंकि उसको भी धनुष को यूं रीत पर ही नजर टिकते देखना ठीक नहीं लग रहा था। हाँ चलिए मीटिंग शुरू करते हैं, धनुष हाथ का इशारा करते हुए बोला। रणविजय रीत की तरफ देखकर प्रेजेंटेशन शुरू करने का इशारा करता है। रीत हाँ में सर हिलाते हुए प्रेजेंटेशन को शुरू करती हैं। रीत बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन को समझा रही थी। पूरे वक्त धनुष की नजरें रीत पर ही टिकी हुई थी। वो रीत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और ये सब रणविजय बहुत गौर से नोटिस कर रहा था। धनुष का यूं रीत को देख अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी मिस्टर रनावत, बहुत खूब, धनुष रणविजय से हाथ मिलाते हुए बोलता है। थैंक यू मिस्टर कपूर, तो आपने क्या सोचा है? आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? रणविजय गंभीर आवाज में बोला। धनुष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल करेंगे मिस्टर रनावत, क्योंकि हमें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी और प्रेजेंटेशन देने वाली भी। धनुष ने रीत की तरफ देखते हुए ये बात अपने मन में बोला। थैंक यू मिस्टर कपूर, ओके तो अब हम चलते हैं, कल हमारी मुंबई के लिए फ्लाइट है, रणविजय गंभीर आवाज में बोला। पर जाने से पहले आप दोनों आज हमारी पार्टी में जरूर आना होगा, धनुष हंसते हुए बोला। जी जरूर आएंगे, अच्छा तो अब हम चलते मिस्टर कपूर। रणविजय और रीत रूम से निकल गए थे। धनुष रीत को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। धनुष को ऐसे रीत की तरफ मुस्कुराते देखकर उसका सेक्रेटरी राहुल देख रहा था। मुझे मिस रीत के बारे में सब कुछ जानकारी चाहिए कि उनके घर में कौन कौन है, उसके दोस्त कौन है, सब कुछ, मतलब सब कुछ, पूरी जन्मकुंडली निकाल के जल्द से जल्द मुझे दो, आके समझे तुम मैंने क्या कहा, धनुष राहुल से बोला। राहुल हिचकिचाहते हुए बोला, पर आप इस मामूली सी लड़की के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? धनुष गुस्से में राहुल से बोला, जितना तुमसे कहा जाए उतना किया करो समझे, और वो मामूली लड़की नहीं है। मुझे जल्द से जल्द मिस रीत के बारे में सब कुछ जानना है। अब बकवास कर चुके हूं तो चले। मुंबई रनावत मैंशन। मम्मी जी, रणविजय के पापा कहाँ हैं? सब जल्दी से यहाँ आइए ना, सिमरन खुशी से चिल्लाते हुए बोली। रणधीर जी अपने कमरे से बाहर आते हुए बोले, क्या हो गया सिमरन जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? कुंती जी भी कमरे से बाहर आ गई और सिमरन को इतना खुश देखकर हंसते हुए बोली, क्या हुआ बहू, किस बात पर इतना चिल्ला रही हो? सिमरन कुंती जी के पास आते हुए बोली, मम्मी जी खुशी की ही बात है, आप सुनेंगी तो आप झूमने लगेगी। कुंती जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो जरा हमें भी बताइए कि क्या खुशी की बात है जो हम भी झूमने लगेंगे। हाँ सिमरन जी बताइए, रणधीर जी हैरानी से बोले, हमने रणविजय के लिए लड़की पसंद कर ली है। सिमरन जी खुशी से झूमती हुई बोली, क्या पर आपने हमसे पूछा तक नहीं? रणधीर हैरान होते हुए बोले। लो, इसमें आपसे क्या पूछना, सिमरन जी मुंह बनाते हुए बोली। कुंती जी सिमरन को समझाते हुए बोली, पर बहू लड़की पसंद करने से पहले हमें भी बताना चाहिए था ना। अरे मम्मी जी, मैंने सिर्फ लड़की पसंद की है, शादी थोड़ी तय करी है। मेरी जो दिल्ली वाली दोस्त हैं मीनाक्षी, उसकी एकलौती लड़की है टिया, मम्मी जी को तो बताया भी था। क्यों मम्मी जी? रणधीर कुंती जी की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे थे। कुंती जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ बहू सही बोल रही है, पर बहू मुझे लगा था तुम ऐसे ही बोल रही हो। अरे मम्मी जी, मैं ऐसे क्यों बोलूंगी, मैंने तो मीनाक्षी से बात भी करी है और उनको हमारा रणविजय बहुत पसंद है। अगले रविवार को वो लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। सिमरन जी आप कुछ जल्दी नहीं कर रही हैं?
अरे रणविजय से तो पूछ लीजिए कि उसको ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। रणधीर जी थोड़ा गुस्से में बोले। ये लो, अरे आप भूल गए हैं क्या, रणविजय ने खुद कहा था कि वो हमारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें रणविजय से क्या पूछूं। और अगले रविवार तक रणविजय वापस आ जाएगा तो मैं रणविजय से पूछ लूंगी। ठीक है, अब मुझे परेशान मत करिए, मुझे बहुत तैयारी करनी है, मैं जा रही हूँ। सिमरन जी ये सब बोलकर वहां से चली गई। रणधीर जी कुंती जी से बोले, माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं है, सिमरन जी बहुत जल्दबाजी कर रही है। कुंती जी उदास होते हुए बोली, बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ, आखिर बहू रणविजय की माँ है और उसका पूरा हक है। अपने पसंद की बहू लाने का इतना बोलकर कुंती जी वहां से चली गई। अगर अब इस बार भी रणविजय के साथ गलत हुआ तो मैं इस बार कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस लड़की आशिया से बहुत मुश्किल से रणविजय का पीछा छुड़ा पाया हूँ। रणधीर जी मन ही मन में बोले। मिस्टर सक्सेना मुझे आपको एक काम देना है, रणविजय फोन पर गंभीर आवाज में बोला। यस सर बोलिए, मुझे क्या करना है। मुझे मिस रीत शर्मा की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके माता पिता से लेकर उसके पति के एक्सीडेंट तक हर एक बात मुझे आप पता करके बताएंगे। इट्स दैट क्लियरली मिस्टर सक्सेना। यस सर मैं समझ गया, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आपको जल्द ही सब पता लगा कर बताता हूँ। जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए मिस्टर सक्सेना। ओके सर। मिस्टर सक्सेना ने इतना बोलकर फोन रख दिया। ये मिस शर्मा कहाँ रह गई, पार्टी के लिए वैसे भी देर हो रही है। रणविजय होटल के बाहर घड़ी में वक्त देखते हुए गुस्से में बोला। रणविजय कार के पास खड़ा हो गया और फोन चलाते हुए बोला, अगर अब मिस शर्मा नहीं आई तो मैं उनको छोड़कर पार्टी में चला जाऊंगा। सॉरी सर मुझे थोड़ी देर हो गई, रीत जल्दबाजी में आते हुए बोली। रीत की आवाज सुनकर रणविजय फोन में देखते हुए गुस्से में बोला, बहुत जल्दी आ रही है मिस शर्मा। सॉरी सर, रीत सर झुकाए घबराती हुई बोली। मिस शर्मा। वो रीत की तरफ नजर करते हुए कुछ बोलने वाला था, पर रीत को देखते ही वो वहां ठगा सा महसूस कर रहा था। वो बस रीत को ही देखे जा रहा था। उसने लाल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने लंबे बाल खुले रखे थे, हल्का सा मेकअप किया था। उस पर उसने अपने बड़ी और घनी पलके वाली आंखों पर आई लाइन लगाया था, होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी। रणविजय तो बेसुध होकर उसे देखे जा रहा था। रीत के गलों पर उसके बालों की लट आ रही थी। रणविजय के दिल में एक अलग सा एहसास हो रहा था, पर रणविजय उस एहसास को समझना नहीं चाहता था। सर अब हमें चलना चाहिए, रीत अपनी बल की एक लट को कान के पीछे करते हुए बोली। रीत की आवाज सुनकर रणविजय ने होश में आ गया और रीत से अपनी नजरें हटाते हुए इधर उधर देखते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कार के अंदर बैठने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रीत भी पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोला था कि रणविजय अपनी गंभीर आवाज में बोला, मैं आपका ड्राइव नहीं हूँ मिस शर्मा, जो आप पीछे बैठ रही हैं। रीत ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और आगे रणविजय के बगल में बैठते हुए धीरे से बोली, सॉरी सर। मिस शर्मा आपके पास कुछ और नहीं था पहनने के लिए, रणविजय सामने देखते हुए बोला। क्यों सर, इसमें क्या बुराई है, और वैसे भी हम यहाँ मीटिंग के लिए आए थे, ना कि पार्टी करने, रीत ने वैसे ही जवाब दिया। रणविजय रीत की तरफ घूरते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ हम यहाँ मीटिंग के लिए आए थे, और वैसे भी मेरा वो मतलब नहीं है। मैं सब समझती हूँ सर, आपका क्या मतलब है, आपका ये मतलब था कि मैंने वो छोटे छोटे कपड़े क्यों नहीं पहना, रीत खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। मिस शर्मा मुझसे इस टोन में आज के बाद बात मत कीजिएगा, समझी। वाई सर, आपको मेरे कपड़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था सर। अरे मेरी मर्जी में चाहे कुछ भी पहनूं, आप या कोई और कौन होता है मेरे बारे में बोलने वाला। रणविजय एक नज़र घूरते हुए रीत की तरफ डाली और फिर सामने देखने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों बोला। उसे आज तक कभी किसी लड़की को उसके कपड़ों के लिए नहीं कहा। उसने आज तक अपनी बहन को तो कहा नहीं, तो और किसी को वो क्यों कहेगा। रणविजय ने रीत से इसलिए उसके कपड़ों के बारे में कहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि धनुष कपूर की नज़रें रीत की तरफ अच्छी नहीं हैं, और रीत ने जो अनारकली सूट पहन रखा था वो कुछ इस हिसाब से बना हुआ था कि वो सिलेबस था, जिस कारण रीत के दोनों कंधे साफ साफ दिख रहे थे और आगे से दो बंदी थी जो सूट से लगी हुई थी, और उस दोनों बंदियों को गले के किनारे से ले जाकर पीछे बांधा गया था और पीछे पीठ खुली हुई थी। रीत का बॉडी फिगर उस अनारकली सूट में निखर रहा था। आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, 1-2 महीने से हम साथ में काम कर रहे हैं पर कभी भी इसने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। रणविजय रीत को घूरते हुए मन में बोला। ये तुझे क्या हो गया था रीत, तूने रणविजय सर से कैसे बात की है। यार सॉरी बोल दे, तूने बहुत गलत तरीके से बात की है आज सर से।
रीत, तूने किसी और चीज की टेंशन कहीं और उतारा है, ये तुझे बाहरी ना पड़ जाए यार। रीत मन में घबराती हुई बोली। अरे काहे की सॉरी, तू भूल रही है रीत, ये टेंशन देने वाला इंसान भी तो यही है ना। चलो माना ये मेरे बॉस हैं, पर इनको किसने हक दिया बताने का कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। बॉस से इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मुझे खरीद लिया। तू माफी नहीं मांगेगी रीत, तेरी कोई गलती नहीं है। रीत मुंह बनाते हुए खुदी में बड़बड़ा रही थी। उतरिए, रणविजय अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला। क्यों सर, आप क्या हमारी बातों का बुरा मान गए क्या? रीत रणविजय को देखते हुए बोली। वॉट, बकवास बंद कीजिए और उतरिए हम। रणविजय आगे कुछ बोलने वाला था कि रीत उसकी बात को काटते हुए बोली। सर देखिए, हम आपके भरोसे इस अनजान शहर में आए हैं, आप हमें ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रीत रणविजय का हाथ पकड़ते हुए रोना सा मुंह बनाते हुए बोले ही जा रही थी। चुप, बिल्कुल चुप, पूरी बात सुनती नहीं है। कितनी देर से देख रहा हूँ, बक बक करे जा रही हैं। मेरी बात तो सुन लिया कीजिए। रणविजय रीत का मुंह को अपने हाथ से दबाते हुए गुस्से में बोला। रीत बिना पलके झपकाए उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। रणविजय उसकी आंखों में खो रहा था जैसे। रणविजय खुद पर कंट्रोल करते हुए उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाते हुए बोला। मैं ये बोल रहा था कि हम पार्टी वाली प्लेस पर आ गए हैं, पर आपकी बकवास ही नहीं बंद होती है। तो ऐसे बोलना चाहिए था ना सर, आप भी ना। सच में आपने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा आप मुझे से गुस्सा तो नहीं हो गए, इसलिए आप मुझे बीच रास्ते पर उतार रहे हैं। रीत सीट बेल्ट खोलते हुए बोले जा रही थी, पर अचानक से रीत के मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि रणविजय उसके पास आ रहा था और रीत के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। धड़कते दिल के साथ रीत ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लीं। अब उतरने का कष्ट करेगी मिस शर्मा। रणविजय की आवाज सुनकर रीत ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और देखा कि रणविजय तो उसकी सीट बेल्ट खोलकर बाहर खड़ा था। तू भी ना रीत, क्या क्या सोच लेती है? रीत अपने सर पर हाथ मारते हुए मन में बोली। मैंने जो काम दिया था वो हुआ, धनुष मोबाइल में देखते हुए बोला। यस सर, आपका काम हो गया। राहुल डाइव करते हुए एक नज़र मिरर में धनुष को देखते हुए बोला। ग्रेट, तो बताओ क्या पता चला मिस रीत शर्मा के बारे में? सर उसका पूरा नाम रीत शर्मा है, राहुल सामने देखते हुए बोला। इडियट, ये तो मैं भी जानता हूँ, धनुष गुस्से में पीछे सीट से बोला। सॉरी सर, उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बड़ा भाई है। माता पिता की डेथ हो गई है और भाई मुंबई में ही एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। राहुल ने मिरर से धनुष की तरफ देखते हुए बोला। और कुछ कोई खास बात? यस सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। बताऊं? सर वो शादीशुदा है। वॉट? बट उसकी एज से तो नहीं लगता है कि उसकी शादी हो गई है। धनुष हैरानी से बोला। सर उसकी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी और वो अभी सिर्फ 25 साल की हैं। धनुष चुप होकर राहुल की बात सुन रहा था। राहुल ने अपनी बात जारी रखी। पर सर 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पति और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई थी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई बेचारी। धनुष राहुल को सुनाने के लिए बोल रहा था पर उसका दिल खुशी से झूम रहा था। अब तो मेरा काम तो और आसान हो गया है। धनुष अपने ही ख्यालों में था। धनुष कुछ सोचते हुए बोला। तो अब कौन कौन है उसके परिवार में? सर उसका 3 साल का बेटा है सिर्फ। क्या? पर तुमने तो कहा था कि एक्सीडेंट में उसका अजन्मा बच्चा भी मर गया था, तो ये किसका बच्चा है? धनुष हैरान होते हुए बोला। सर बहुत बड़ा झोल चल रहा है। मिस रीत और मिस्टर रणविजय का एक दूसरे से बहुत बड़ा नाता है इन सब में। मिस्टर रणविजय का क्या हाथ है इन सब में राहुल? धनुष बहुत ज्यादा हैरान था। सर बहुत बड़ा हाथ है, उस एक्सीडेंट से भी और उस बच्चे से भी जिसे मिस रीत अपना बच्चा बताकर पाल रही हैं। अरे यार, कल रात को मिस शर्मा क्या बोलना चाहती थी? काश वो थोड़ी देर और होश में रह जाती। रणविजय जहाज में अपनी सीट पर बैठे आंखें बंद किए धीरे से बुदबुदाते हुए बोला। क्या सर, आपने कुछ बोला क्या? रीत जो उसके बगल में बैठी थी रणविजय की तरफ देखते हुए बोली। हाँ। नहीं तो आपने कुछ सुना क्या मिस शर्मा? रणविजय घबराते हुए रीत को देखते हुए बोला। जी सर, मैंने सुना है। रीत वैसे ही रणविजय को देखते हुए बोली। क्या आप बोल रहे थे कि काश मैं कुछ देर और होश में रह जाती? रीत रणविजय की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली। क्या? रणविजय घबराते हुए बोला। सर क्या मैंने कल रात पार्टी में कुछ गड़बड़ कर दी थी कि? पता नहीं क्यों सर, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। मैं आज सुबह से कोशिश कर रही हूँ कल रात का याद करने की, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये सर दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है। रीत अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली।
कॉम डाउन मिस शर्मा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कल जो आप इतनी हाइपर हो रही हैं, और ये सर दर्द ज़्यादा काम करने की वजह से हो रहा होगा। अब आप आराम कीजिए मिस शर्मा। रणविजय उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला। रणविजय की बातें सुनकर रीत को तसल्ली हो गई थी और वो आराम से बैठते हुए आंखें बंद कर ली थी। रीत को आंखें बंद करके आराम करते हुए देखकर रणविजय की सांस में सांस आई और वो आराम से बैठते हुए सर को ऊपर छत की तरफ करते आंखें बंद कर ली। रणविजय मन ही मन में बोला, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने बीते हुए कल को भूलना चाहता हूँ, पर वो है कि फिर से मेरे सामने एक पहेली बनकर आ गया है जिसको बस मिस शर्मा ही सुलझा सकती हैं, पर उनको तो कल रात का कुछ भी याद ही नहीं है। रणविजय ने आंखें खोलकर एक नज़र रीत को देखा और फिर वैसे ही सर करके आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में कल रात पार्टी की बातें याद आ रही थी। कल रात पार्टी शुरू हो गई थी। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत से जाने माने बिजनेसमैन आए हुए थे, जिनका स्वागत धनुष और उसका सेक्रेटरी कर रहे थे। धनुष की नज़र अंदर आते रणविजय पर गई तो वो मुस्कराते हुए उसके पास पहुंच गए और हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया। धनुष की नज़र इधर उधर जा रही थी। रणविजय सब समझ रहा था कि उसकी नज़रें किसको ढूंढ रही हैं। उसका मन कर रहा था कि वो वहीं धनुष के दांत तोड़ दे, पर वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उसके होटल बनाने के सपने में रुकावटें आए। रणविजय शांत स्वर में बोला, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या मिस्टर कपूर? क्या आपने कुछ कहा मिस्टर रणविजय? धनुष उसकी तरफ देखते हुए बोला। जी, मैंने पूछा कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? रणविजय शांत स्वर में बोला। जी, मैं मिस रीत को ढूंढ रहा हूँ। आप उनको साथ में नहीं लाए, बल्कि मैंने कहा था कि आप दोनों को आना है। धनुष ये सब बोलकर हंसने लगा। धनुष के मुंह से रीत का नाम सुनकर रणविजय के गुस्से के कारण मुट्ठी बंद हो गई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, जी वो आए हैं। अच्छा तो कहाँ है वो? धनुष हैरानी से रणविजय को देखते हुए बोला। वो देखिए, रणविजय हाथ से इशारा करते हुए बोला। रणविजय धनुष को ही देख रहा था और उसके आंखों की चमक को वो अच्छे से समझ रहा था। उसकी वो हवस से भरी आंखें देखकर रणविजय को बहुत गुस्सा आ रहा था। रणविजय धनुष से कभी मिला नहीं था, पर उसने धनुष के बारे में बहुत सुन रखा था। धनुष को दो चीजों का बहुत शौक था। एक था कार का। जैसे ही मार्केट में कोई नई कार लॉन्च होती थी तो धनुष कपूर के सिवा उस कार को पहले कोई ले नहीं सकता था, चाहे फिर धनुष सिर्फ एक बार वो कार यूज करे, पर नई कार धनुष कपूर के नाम होती थी। दूसरा शौक था सुंदर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ हमबिस्तर होना। धनुष की एक आदत थी कि वो बस एक ही उस लड़की के साथ हमबिस्तर होता था और उसके बाद वो उसे छोड़ देता था, कोई मामूली लड़की हो या कोई हीरोइन हो। सब धनुष की इस आदत को जानते हुए भी उसके पास आ जाती थी। एक तो वो इतना हैंडसम था कि उसके आगे हीरो भी फेल थे, और दूसरा कि वो इतना पॉपुलर था कि अगर वो कोई भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता था तो फिर उस लड़की का करियर बन जाता था। लेकिन ये सिर्फ वो उन लाची लड़कियों के साथ कर सकता था। रीत जैसी सिंपल लड़की पर उसके ये सब फंडे नहीं चलेंगे। ये बात वो रीत से पहली बार मिलने पर ही समझ गया था, इसलिए उसके दिल में रीत के लिए कुछ और ही है। रनावत मैंशन, तो ये है रनावत मैंशन। एक दिन मैं इस रनावत मैंशन और रणविजय दोनों पर राज करूंगी, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। टिया बेटा अच्छे से देख लो इस रनावत मैंशन को। बहुत जल्द तुमको इस घर की बहू यानी कि रणविजय की पत्नी बनकर आना है, समझी मेरी बात? मीनाक्षी रनावत मैंशन को बाहर से देखते हुए अपनी बेटी टिया से बोली। यस मॉम, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टिया मैंशन की तरफ देखते हुए अपने हाथों को मोड़ लिया और एक शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती हुई बोली। ऑस्ट्रेलिया। जैसे जैसे रात अपने चरण पर थी वैसे वैसे पार्टी में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। रणविजय को तो ये पार्टियां बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो हमेशा से इन पार्टियों से बचता आ रहा था, चाहे वो बिजनेस पार्टियां हो या फैमिली पार्टी हो, वो वहां से जल्दी ही निकल जाता था। रणविजय पहले ऐसा नहीं था। पहले तो उसको ये पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, लोगों से मिलना, पार्टी में मिलना पर जब से आशिया रणविजय को छोड़कर गई थी तब से रणविजय पूरी तरह से बदल गया था। ना अब उसे लोगों से मिलना अच्छा लगता था, ना ही किसी पार्टी में जाना। रणविजय इन सब पार्टियों में अजीब और अकेलापन महसूस होता था, पर यहाँ रणविजय के सिवा भी कोई और भी है जो खुद को भी उसकी तरह अकेला महसूस कर रही थी, और वो थी रीत। रीत को इन पार्टियों में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो आज भी नहीं आना चाहती थी, पर रणविजय के लिए उसे आना पड़ा। रीत एक किनारे खड़ी कुछ कपल्स को डांस करते हुए देख रही थी। उसको ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं आ रही थी।
मिस रीत, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? धनुष अपनी ड्रिंक को पीता हुआ रीत से बोला। जी बस ऐसे ही, रीत खुद में सिमटते हुए बोली। ऐसे ही मतलब? और ये क्या, आपके हाथ क्यों खाली हैं? आपने ड्रिंक नहीं ली? मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ मिस्टर कपूर। अरे ड्रिंक का मतलब सिर्फ बियर या अल्कोहल ही नहीं होता है। मेरा मतलब था कि अपने जूस नहीं लिया। धनुष अपने सारे दांत बाहर दिखते हुए हंसने लगा। ओह अच्छा, जी नहीं, मेरा मन नहीं है कुछ भी पीने का, रीत मुस्कुराते हुए बोली। धनुष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, एक लड़की धनुष के हाथों को पकड़ते हुए बोली। वो मैं मिस रीत यहाँ अकेली खड़ी तो मैंने सोचा कि चलो इसे बात कर लिया जाए। धनुष उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला। उस लड़की एक नज़र ऊपर से नीचे तक रीत को देखा और फिर सवालिया निगाहों से धनुष को इशारा करने लगी कि कौन है ये? ये है मेरी सेक्रेटरी मिस रीत शर्मा। रणविजय की आवाज़ सुनकर रीत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। रणविजय रीत के पास खड़ा हो गया। ये है रणविजय सिंह राणावत, इन्हीं के होटल रॉयल राजपूताना में मैंने इन्वेस्ट किया है। धनुष उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला। और ये है इनकी सेक्रेटरी मिस रीत शर्मा। धनुष रीत की तरफ प्यार भरी नजरों से मुस्कुराते हुए बोला। उस लड़की को धनुष का यूं रीत की तरफ इतने प्यार से देखना शायद अच्छा नहीं लगा और वो धनुष के हाथ पर चुटकी लेते हुए बोली, कहाँ खो गए? मेरा भी इंट्रोडक्शन करोगे कि नहीं? हाँ हाँ कराता हूँ। तो ये है मेरी बचपन की दोस्त और मेरी बिजनेस पार्टनर मिस नैना मल्होत्रा। हेलो, नैना मुस्कुराते हुए बोली। रणविजय और रीत ने भी नैना को हेलो कहा। यार चलो ना डांस करते हैं, नैना धनुष का हाथ पकड़ते हुए बोली। यार तू जानती है ना कि मैं डांस नहीं कर पाता हूँ। धनुष उसके हाथ को हटाते हुए बोला। यार एक बार प्लीज, बस एक बार, नैना एक छोटी बच्ची की तरफ जिद करते हुए बोली। ओके ओके फाइन, बट मेरी एक शर्त है। धनुष हाथ हिलाते हुए बोला। कैसी शर्त? हमारे साथ मिस्टर रणविजय और मिस रीत को भी डांस करना होगा। धनुष उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। है क्या? रणविजय और रीत हैरान होते हुए एक साथ बोले। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे डांस नहीं आता है। रणविजय अपना हाथ हिलाते हुए बोला। और मुझे भी नहीं आता है, रीत भी मुंह बनाते हुए बोली। यार प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मान जाओ वरना ये डांस नहीं करेगा। यार एक बार हाँ कर दो प्लीज, नैना उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। नैना का धनुष के साथ डांस करने के लिए पॉजिटिव होना साफ साफ बता रहा था कि वो धनुष से बहुत प्यार करती है, पर धनुष को देखकर कहीं से नहीं कहा जा सकता है कि वो भी नैना को पसंद करता है। धनुष की बातों से सिर्फ नैना उसकी एक अच्छी दोस्त है, बस उससे ज्यादा उसने उसको कुछ नहीं समझा है। नैना के इतने कहने पर रणविजय मान गया था। मिस रीत प्लीज आप भी मान जाइए, नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली। पर मैं कैसे? रीत रणविजय की तरफ देखते हुए बोली। ये मेरा ऑर्डर है मिस शर्मा। वो चारों डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए चले गए। नैना धनुष के साथ, रणविजय रीत के साथ डांस कर रहा था। रणविजय का एक हाथ रीत के हाथों में था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। वो दोनों डांस तो एक साथ कर रहे थे। रणविजय अपनी लिमिट में रहकर उसके करीब था। कहीं से भी रणविजय की बॉडी रीत से छू नहीं सकती थी। वो ये सब देखकर रीत को बहुत अच्छा लग रहा था कि डांस के बहाने रणविजय ने उसको छूने की कोशिश भी नहीं की है। धनुष का तो पूरा ध्यान रीत पर था। वो डांस तो नैना के साथ कर रहा था, पर उसकी आंखें रीत पर टिकी हुई थी और ये सब देखकर नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अब रीत से जलन होने लगी थी। ऐसा नहीं है कि नैना सुंदर नहीं है, पर रीत के मुकाबले उसकी सुंदरता कुछ नहीं है। नैना का भी नैन नक्श अच्छा है, पर रीत की मासूमियत ही उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। अब डांस करते हुए अपने कपल को बदलना था। रणविजय ने रीत के हाथ की एक उंगली को अपने हाथ में पकड़ा और ऊपर उठाते हुए रीत को घुमा दिया। धनुष ने भी ऐसा ही नैना के साथ किया, जिससे दोनों की जगह बदल गई। नैना रणविजय के पास आ गई थी और रीत धनुष के पास। धनुष ने रीत के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसकी कमर को भी। रीत ने हैरानी से धनुष को देखा, पर धनुष के चेहरे पर मुस्कान थी। रीत को धनुष का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा था रीत को छूने से। रीत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। धनुष के चेहरे पर से तो खुशी गायब ही नहीं हो रही थी और ये सब नैना और रणविजय अच्छे से नोटिस कर रहे थे। जहां रणविजय को धनुष का यूं रीत के साथ डांस करना और उसको ऐसे छूना अच्छा नहीं लग रहा था, वहीं नैना का तो दिल कर रहा था कि वो रीत की जान ले ले। धनुष का मन कर रहा था कि वो ऐसे ही रीत के साथ डांस करता रहे। और रीत तो बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी। डांस खत्म हो गया था और पूरे हॉल में तालियों की गूंज गूंज रही थी।
रीत जल्दी से धनुष से दूर हो गई। उसने एक नज़र धनुष को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रीत ने उसको घृणा की नज़रों से देखा और वहां से भाग गई। धनुष को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी। आज तक धनुष ने ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों को ही डेट किया है। वो ऐसी हरकतें करने पर धनुष की बाहों में आ जाती थी, पर रीत ऐसी नहीं थी। वो अब इस बात को अच्छे से समझ गया था। रीत जल्दी से डांस फ्लोर से उतर गई और एक किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। घबराहट के कारण उसका गला सूख रहा था। वो इधर उधर देखने लगी कि कहीं वेटर दिख जाए। तभी एक वेटर उसके पास आया। रीत ने देखा उस वेटर के पास पानी नहीं था, पर उसका गला प्यास के कारण सूख रहा था, इसलिए उसने कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठा लिया और पीने लगी। रीत को बहुत अजीब स्वाद आ रहा था। वो हैरानी से उस गिलास की तरफ देखने लगी और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, ये कैसा स्वाद है, बहुत ही बेकार है, पर अब लिया है तो पी लेती हूँ। और फिर वो जल्दी जल्दी उस कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। मैम, हो गया आपका काम, वेटर मुस्कुराते हुए नैना से बोला। गुड, ये तुम्हारे पैसे, नैना उस वेटर को पैसे देते हुए बोली। अब आएगा मजा। बहुत देर से इस 2 कौड़ी की सेक्रेटरी की नौटंकी देख रही हूँ। मेरे धनुष पर डोरे डाल रही हैं। ये मिश शर्मा कहाँ चली गई? अजीब लड़की है, जब देखो गायब हो जाती है। रणविजय पार्टी में इधर उधर देखते हुए बोला। उसने देखा रीत कुछ दूर पर खड़ी थी। वो जल्दी से उसके पास पहुंच गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस शर्मा? रणविजय रीत को घूरते हुए बोला। हूँ, आप मुझसे बोल रहे हैं? रीत रणविजय की तरफ देखते हुए बोली। तो आपको यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई दिख रहा है क्या? रणविजय उसे घूरते हुए बोला। हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या मुसीबत है? एक रणविजय सिंह राणावत तो संभाल नहीं जाता है, और अब तो 3-3 हो गए हैं। रीत जल्दी जल्दी अपनी पलकों को झपकते हुए बोली। मिस शर्मा आयु ऑक? रणविजय अपने चेहरे पर वैसे ही गंभीरता लाते हुए बोला। हाँ, मुझे क्या हुआ है? रीत हंसते हुए बोली। ये अचानक से मिस शर्मा को क्या हो गया है? अभी तक तो ठीक थी। रणविजय मन ही मन में सोचते हुए बोला। सर, रीत रणविजय के बहुत ही पास आते हुए बोली। मिस शर्मा, बिहेव योर सेल्फ। रणविजय रीत के कंधों को पकड़ते हुए उसे होश में लाते हुए बोला। हूँ सर, मैं होश में हूँ। आप भी ना बस डांटने का बहाना ढूंढते हैं मुझे। रीत मुंह बनाते हुए उसके पास आते हुए बोली। रीत के करीब आने के कारण रणविजय के उसकी सांसों से आती अल्कोहल की महक साफ साफ आ रही थी। वो समझ गया था कि रीत ने ड्रिंक की है, पर मिस शर्मा तो ऐसी है नहीं जो ड्रिंक करती हो। तो फिर क्या, किसने जबरदस्ती पिलाई है क्या? रणविजय अपने मन में सोचते हुए बोला। मिस शर्मा, मेरी तरफ देखिए। रणविजय उसकी बाहों से हिलाते हुए बोला। हूँ। रीत रणविजय की तरफ देखते हुए बोली। क्या आपने कुछ पिया था, या आपको किसने कुछ जबरदस्ती पिलाया था? सच सच बताइए मुझे। रणविजय गुस्सा करते हुए बोला। सर, मुझे किसने भी जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तो बस एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी तो मैंने बस कोल्ड ड्रिंक पी है सर, सच्ची। रीत मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। रणविजय को उसका यूं मासूमियत से बोलने से हंसी आ गई। रीत रणविजय को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं? रणविजय गंभीर आवाज में बोला। सर, आप हंसते हुए कितने प्यारे और हैंडसम लगते हैं। रीत उसको वैसे ही देखते हुए बोली। क्या इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है? नशे में होने के बावजूद मस्ती जरूर करेगी। रणविजय अपने सर को इधर उधर हिलाते हुए बोला। सर, हाँ बोलो। रणविजय उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो मुझे, हाँ तुम्हें क्या? सर, मुझे वॉशरूम जाना है। रीत नशे में बोली। ठीक है, जाइए, जल्दी आइएगा क्योंकि मैं अब बहुत थक गया हूँ, तो मुझे बस जल्दी से होटल पहुँचा है। ओके, ये बोलकर रीत वहां से चली गई। वो नशे होने के बावजूद उसे होश था कि वो कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं। जब तक मिस शर्मा आती है तब तक मैं मिस्टर कपूर से बात कर लेता हूँ। रणविजय धनुष को ढूंढते हुए बोला। मिस्टर कपूर, आप कहीं जा रहे हैं? रणविजय धनुष को रोकते हुए बोला। जी मिस्टर रणविजय, वो मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मुझे ये पार्टी छोड़कर जाना पड़ेगा। धनुष उदास मुस्कुराहट के साथ बोला। ओके, हम भी कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। रणविजय धनुष से हाथ मिलाते हुए बोला। ओके, फिर मिलते हैं मिस्टर रणविजय। धनुष मुस्कुराते हुए बोला और वहां से चला गया। ये मिस शर्मा कहाँ रह गई हैं? इतनी देर लगती है क्या? रणविजय घड़ी में वक्त देखते हुए बोला। रणविजय बहुत देर तक रीत का इंतजार करता रहा, पर रीत का तो कोई अता पता ही नहीं था। उस कुछ अजीब सा लग रहा था। अब उसे रीत की टेंशन होने लगी थी।
वो बहुत हिम्मत करके लेडीज टॉयलेट के पास पहुंच गया, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की। वो टॉयलेट के बाहर खड़ा था। सब लड़कियां उसे वहां देखकर हैरान थी और उसे ऐसे सबकी नजरें उसको देखना अच्छी नहीं लग रही थी। रणविजय ने बहुत हिम्मत करके टॉयलेट से बाहर आती एक लड़की से बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या अंदर कोई लड़की ने अनारकली सूट पहने हुए हैं वहाँ? जी नहीं, अंदर तो अब कोई नहीं है, वॉशरूम पूरा खाली है। वो लड़की रणविजय को देखते हुए बोली। आर यू सौर्य मैडम? रणविजय हैरान होते हुए बोला। यस आई एम सौर्य, उस लड़की ने कहा और वहां से चली गई। तो मिस शर्मा कहाँ चली गई? वैसे भी उन्होंने ड्रिंक किया है, ऐसे में कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? चल रीत, जल्दी से सर के पास पहुंचना है वरना सर तुमको छोड़ेंगे नहीं। पर मैं हूँ कहाँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है? रीत चलते हुए अपने में बड़बड़ा रही थी। टू बी कंटिन्यू।